और जैसा कि आप जानते हैं कि हम संभल विधानसभा क्षेत्र में हैं इस वक्त, हमारा चुनावी सर्वे हमने शुरू कर दिया है और मेरे साथ इस वक्त जो व्यक्ति मौजूद हैं वो विधायक तो नहीं है, लेकिन विधायक से कम भी नहीं सकते, क्योंकि ये संभल विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं और काफ़ी लंबे अरसे से इस पद पे बने हुए हैं, इकबाल महमूद, उनके सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं सोहेल इकबाल जी। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं गांव-गांव में जाके, लोगों के बीच जाके, और बीजेपी जो इस वक्त सत्ता में है, योगी सरकार, उनका कहना है कि हमने घर घर तक विकास पहुँचाया है। तो उनके घर घर पहुँचे विकास को कैसे आप लोग चुनौती देने वाले हैं? देखिए, पिछले 5 साल से मुसलसल हम लोग भी इस सरकार के सामने सारी समस्याओं को रखने की कोशिश कर रहे हैं और इस सरकार के अंदर जो कुछ भी इन 5 सालों में सरकार ने करने के वादे किए थे, उसके अंदर उन्होंने एक वादा भी पूरा करने का काम नहीं किया। गरीब और गरीब हो गया, किसान परेशान हो गया, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, जो वादा उन्होंने किया था नौकरी देने का वो कर नहीं सके पूरा अब तक। इसके अलावा जितने भी कानून बनाए गए उससे किसी भी वर्ग को, किसी भी समाज को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ख़ासतौर से नौजवानों की बात करूँगा मैं। नौजवानों को बहुत उम्मीद थी कि सरकार आएगी, क्योंकि सरकार के लिए 14 साल का गैप था। एक समाज को, तबके को अगर उम्मीद होगी बीजेपी में तो उसने आस लगाई होगी। आज उनकी पार्टी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि फूट पड़ी हुई है, क्योंकि जो उम्मीदें थी सरकार से, उन लोगों को, जो लोग उनको वोट करते हैं, वो भी आज असहाय हैं, उनको भी कोई सुनने वाला नहीं है। थाना हो, कचहरी हो, या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप चले जाइए, उस डिपार्टमेंट के अंदर उस आदमी की भी कोई सुनवाई नहीं है जिस आदमी ने इस सरकार को बनाने के लिए खून पसीना एक किया। समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा जो हावी दिखती है बीजेपी पे, वो कोरोना को लेकर है। कोरोना के समय जिस तरीके का मैनेजमेंट किया गया, जिस तरह ऑक्सीजन के लिए लोग सड़कों पर थे, लोगों की डिमांड थी, उसको लेकर सबसे ज़्यादा हावी दिखते हैं। लेकिन यही सवाल बीजेपी दाग देती है समाजवादी पार्टी को कि कोविड के टाइम में आप कहाँ थे? आप भी सिर्फ ट्विटर पे थे, सड़कों पे नहीं थे, आप भी सिर्फ ट्वीट करते थे, घर में घुस के बैठे हुए थे। इसको कैसे टारगेट करने वाले हैं आप लोग? देखिए, जब कोई जो भी काम करा जाता है उसके पीछे जब उनके ऊपर चुनौती दी जाती है और उनको बताया जाता है, आईना दिखाया जाता है कि आप लोगों के अंदर कमी ये रही है, तो उन्होंने जानबूझकर इस चीज़ को कहने का काम किया है कि आप लोग कहाँ थे। जवाब इसका ये नहीं है कि हम लोग कहाँ थे, हम इसका जवाब ये दें आपको कि हम कहाँ थे। आप लोगों ने इतनी पाबंदियां लगा रखी थी उन लोगों के ऊपर भी, जबकि प्रधानमंत्री जी ने जिस वक्त पहले लॉकडाउन लगाया था उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, चाहे वो गांव पे आते हों, ब्लॉक से आते हों, या किसी विधानसभा से आते हों, या किसी लोकसभा से आते हों, इसके अलावा और भी ऐसे लोग जो लोग समाज के अंदर अपनी एक हैसियत रखते हैं और समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग समाज में रहकर समाज को, उनकी समस्याओं को, और ख़ास तौर से कोविड के अंदर जो समस्या चल रही हैं, जो परेशानियाँ चुनौतियाँ आएंगी, उनके लिए निकलकर वो काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात तो छोड़िए, हम जैसे लोगों को भी उन्होंने मत में लगाने का काम किया। पहली लहर के अंदर जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, वहाँ पर बहुत से लोग, मैंने अपने संबंध की बात आपको बता देता हूँ, जो लोग बाहर गए हुए थे अननोइंगली किसी काम की वजह से या किसी जमात में, उनके ऊपर भी मुकदमे लगाए गए, जबकि ये कहकर लगाए गए कि इन्होंने कोरोना फैलाया और कोरोना को बढ़ाने का काम किया, जबकि जिनके ऊपर मुकदमे लगाए गए थे ना उनको कभी कोविड की कोई शिकायत हुई, उनके ऊपर 3-3 मरतबा उनकी जांचें कराई गई, 20-25 दिन उनको उसी शहर में क्वारंटीन करा गया। क्वारंटीन करने के बाद जब उनका आखिर ये हुआ कि उन्हें जेल में डाला गया, और जेल में डालने के बाद उन्हें 14 दिन की सजा काटनी पड़ी, उसके बाद वो लोग घर लौट कर आए, जिसमें एक दिन भी वो किसी भी हालत में बीमार नहीं रहे। तो जो आदमी बीमार ना रहा हो वो कोविड कैसे फैला सकता है? तो ये चुनौतियाँ। लेकिन वैक्सीन लेने की बात आई तो अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं है। वजह ये नहीं थी कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, ये इंतजाम और ये वातावरण उन्होंने बनाया था
जिससे ये मालूम हुआ, प्रतीत हुआ कि हम सरकार के नहीं उनके जाने दुश्मन हो चुके हैं। जबकि हम लोग जनादेश जो हमें जन पब्लिक ने दिया था, उसको जनादेश को उन्होंने नकारा है। उन्होंने उस जनादेश को अपने ऊपर जो उनकी जिम्मेदारियां थी, उन्होंने उस जिम्मेदारी को न निभाते हुए उन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमे करे हैं जो इनोसेंट थे, जो लोग अपने काम से गए हुए थे, जो लोग अपने देश अपने शहर से बाहर थे। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार के कार्रवाई से डर के, उनके एफआईआर से डर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घरों में बैठे थे? हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि हम माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते देश का। देश के अंदर सबसे बड़ी चुनौती, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वो ये है कि माहौल बना रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे। क्योंकि आज जो भी कानून बनेगा या बनाया जाता है वो किसी एक पक्ष के लिए या किसी एक समाज के लिए होता है। अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसमें सारे लोग अफेक्टेड बराबर होंगे, चाहे उनकी तादाद कम है या ज़्यादा है। तो अगर हम लोग बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ में हमारे कार्यकर्ता भी होते हैं, हमारे सहयोगी भी होते हैं, हमारे जो है जितने भी लोग साथ रहेंगे, अगर उनको मुसीबत आएगी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन मुसीबत में उनको साथ दे सकें। हम पहले उन लोगों का साथ देना चाहते हैं जो लोग इस बीमारी से या इस वातावरण से अपने आप को उबार नहीं पा रहे हैं, ना कि उन लोगों को जो लोग बेवजह में इस हमारी एक्शन से बाहर निकल कर आए। और हमने इस ज़माने के अंदर जब पेट्रोल प्राइस कर दिया गया, 100 रुपये का बढ़ दिया, हमने जब इसका एहतजाज किया, इसका विरोध किया, तो हमारे ऊपर मुकदमा लगा दिया गया, पशु क्रूरता का मुकदमा लगा दिया गया कि आप लोगों ने बाहर निकले और जो है कोविड करने की कोशिश करी। भाई आप इसकी आड़ के अंदर आप सारे कानून बनाए जाओ, हम उसको बर्दाश्त करते रहें, ये तो मेरे ख्याल संवैधानिक तरीके से नाजायज़ काम है। कानून के दायरे में रहकर वो काम कर रहता है। हम लोगों ने मास्क लगाया था, हम लोगों ने लोगों से कहा था कि आप अपने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जानबूझकर हमारे ऊपर मुकदमे लगाए, हमारे साथियों पर मुकदमे लगाए और उनको उन मुकदमों में शामिल करा जो मुकदमे नहीं बनते हैं। पशु क्रूरता का मतलब क्या होता है बताइए? और जब हम लेना निकल के आ रहा है तो पशु क्रूरता कहाँ से बनती है हमारे ऊपर? तो जानबूझकर पुलिस जो है कहीं भी जाएगी तो वहाँ इनकाउंटर करके दिखाएगी, वहाँ गोली चला कर दिखाएगी कि विपक्ष वालों ने या फिर उनके जितने भी लोग ऐसे हैं उन्होंने उनको फायरिंग करी तो उन्होंने गोली मार दी। ये इस तरह का माहौल बनाकर, वातावरण बनाकर वो हमारे कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को भयभीत करना चाहते हैं ताकि वो अपने मनमाने तरीके से कानूनों को और अपने नियम नीतियों को लागू कर सकें। देश का माहौल शांतिपूर्ण रहे, इसलिए आप लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया। और दूसरी चीज़ आपने कही कि कानून सबके लिए होते हैं, कानून सबके लिए बनाया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून में क्या कहें, ऐसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जनसंख्या कानून जो है ये बात सबके लिए है। हमने कभी ये नहीं कहा कि, मैंने आपसे भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, चंद महीनों के बाद हम चुनाव में जाने वाले हैं। जब ये चीज़ इन्हें करनी थी और इनके अगर मैनिफेस्टो में थी तो ये चीज़ आज याद क्यों आई है? जब चुनाव आने वाला है आप जनसंख्या को कराएं और उसके बाद आपने देखा कि इनके पार्टी के अंदर भी इस चीज़ के लिए विरोध के सुर निकलने लगे, क्योंकि बहुत से विधायक, बहुत से मंत्री, बहुत से जिम्मेदार लोग ऐसे भी हैं जहाँ उनके बच्चे ज़्यादा हैं। बच्चे ज़्यादा होना गुनाह नहीं है। आपको कानून बनाने से अच्छा ये है कि उन लोगों को आप मोटिवेट करें, उन लोगों को आप कहें कि हम ये ना कहें कि हम आपको सजा देंगे इस चीज़ के लिए कि हम आपको करेंगे, आप उनसे कहिए हम आपको ये सुविधा देंगे। अगर आप 2 बच्चे रखेंगे तो आपको हम ये सुविधा देंगे। आपको मार्केटिंग सीखनी चाहिए। मैं मार्केटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन एक दिल की आवाज़ आपको बता रहा हूँ कि सजा देने से अच्छा ये है कि उपहार दीजिए। उपहार क्या है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको ऐसा करेंगे, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपको अच्छी चीज़ से नवाजेंगे। आप अगर डराएंगे उन्हें कि अगर आपके 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए तो हम आपको ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, तो ये जुल्म लगता है। आप ये कह रहे हैं चुनावी स्टंट था? भाई लगता तो यही है ना, हम आपको जो बता रहे हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो अभी इससे पहले समाजवादी पार्टी बात नहीं करती थी ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन अब अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो ये भी तो एक चुनावी स्टंट कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी के इस ब्राह्मण सम्मेलन को बीएसपी कहती है कि हमारे देखा देखी कर रहे हैं, कितना सच है? देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि जिन लोगों ने उनको, उनकी पार्टी को 14 साल में दोबारा से मौका दिया था ये सोचकर कि ये लोग काम हमारे लिए करेंगे, आज वो लोग नाराज हैं उनसे, उनकी अपेक्षा हुई है। तो जब वो नाराज हैं और वो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, उनकी हमारी पार्टी की नीतियों से, हमारे नेता से खुश हैं, तो क्यों नहीं उनके पास जाकर उनसे सहयोग लिया जाए? और सहयोग देने के लिए वो लोग हमसे कह रहे हैं कि आप लोग हमारे बीच में आइए, हमारे लोगों में बैठिए, हम लोगों से बात कीजिए,
हमारी जो डिमांड है, हमारी जो चाहत है, हमारी जो शिकायतें हैं उनको सुनकर अगली सरकार बनाने पर आप हमारी चीज़ों को पूरा कराइएगा। तो ये क्या पूरा सम्मेलन नहीं है, ये वार्ता है। वार्ता को कुछ ना कुछ तो नाम दिया जाएगा। हम और आप बात कर रहे हैं तो आप भी कुछ ना कुछ तो नाम देंगे नहीं देंगे। तो ऐसे ही बात को कहना। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी की विचार संगोष्ठी शुरू होने के बाद इसका ऐलान हुआ, तो ये इल्जाम तो देखिए, बारिश होने के बाद मैं निकल जाऊँ घर से बाहर को, फिर कुछ कहूँ तो ये थोड़ी को बारिश होगी इसलिए का काम हो गया। देखिए, ये तो चुनाव आने जा रहा है, तो अब ये जो कुछ मेंढक टरटराएंगे, वो कहेंगे आकर कि भैया हम निकल रहे हैं बाहर। अब तक 5 साढ़े 4 साल तक कहाँ थी वो पार्टी, जिस पार्टी का नाम ले रही है? कहाँ थी वो? NRC में वो गायब थी, अपने लोगों को उन्होंने नहीं देखा। इतना बड़ा कोरोना काल गुजरा, वो नहीं गुजरे, उन्होंने कोई उनका समर्थन नहीं निकला, कोई उनका नहीं निकला, बल्कि ये कहते रहे कि हमारे नेता ने कहा है घर बैठ के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। वो तो साफ कहते हैं और बदनाम हमें करा रहा है। एक 13 मीडिया जो है 13% ब्राह्मणों पर जिनका सरकारी आंकड़ा कहता है कि 13% है, 16 साढ़े 16 ऐसे अगर आप अमूमन मान के चलते तो ब्राह्मणों की तादाद है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ये 16 साढ़े 16% ब्राह्मण किंग मेकर की भूमिका में, हर पार्टी इनको अपने पाले में लाना चाहती है। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि ब्राह्मण तो हमारे साथ हैं। बीजेपी ये कतई मानने को तैयार नहीं कि ब्राह्मण, वो तो कहते हैं हमारे कोर वोटर है ब्राह्मण। और अब BSP भले 4.5 साल वो आप कह रहे हैं सो ही रही पार्टी, लेकिन अब वो शुरू हुई है तो ब्राह्मणों को लेके शुरू हुई है। ऐसे में कौन किसका दावा कितना सही है? हम कैसे मान लें कि अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण वोटर्स हैं और क्यों है? आशा, उम्मीद, जहाँ उम्मीद होती है वहाँ पर सब चीज़ें जो है मानी जा सकती है। मेरे मानने से या आपके मानने से कोई चीज़ नहीं साबित होती है। असल बात यह है कि इसका फैसला जो आप लोग कह रहे हैं ब्राह्मण के लिए, वही तय करेंगे, वही तय करने वाले हैं कि वो किसके पक्ष में जाने वाले हैं। जब वो लोग बुला रहे हैं हमें, और संभल के अंदर भी, मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की तो हमारे राष्ट्रपति जी देख ही रहे हैं और आप भी उनकी बात कर रही हैं खुद भी। संभल के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पर ब्राह्मण समाज, SC समाज और बहुत सारे समाज हम इस संपर्क में हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ मुहर्रम का वक्त चल रहा है और सरकारी गाइडलाइन के अंदर भी बहुत सी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, जिसकी वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं लोगों को। लेकिन वो लोग भी बड़े लेवल पर हमारे साथ, क्योंकि हम लोगों ने विकास करके दिखाया है, हमने लड़ाने का काम नहीं किया है, हिंदू मुस्लिम को आपस में मिलाने का काम किया है, स्वभाव की बात करी, देश में हमने भाईचारे की मिसाल कायम करी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे राष्ट्रपति जी ने जितनी भी नीतियाँ चलाई थी उस सबको बराबर नवाजने का काम किया था। इसलिए आज समाजवादी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं और उनके साथ जुड़ने को तैयार है। बीजेपी जब शुरुआत में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, उन्होंने आते ही धड़ाधड़ नामों को बदलने का कुछ ये विकास हमारे किया। उसके बाद चुनाव से पहले भी अलीगढ़ का नाम बदल दिया गया और मुलायम सिंह यादव मेरे ख्याल से जहाँ से विधायक सांसद है मैनपुरी, वहाँ का भी नाम बदल दिया गया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, यही विकास है। हम सौभाग्यशाली फील करते हैं इस पर, क्योंकि हमारे लिए इतनी बड़ी सरकारें बनी हैं जो हमारे विकास के नाम पर, हमारा नाम बदलने पर आज अपने आप को समझती है कि हमने कितना बड़ा विकास कर दिया। हो सकता है उन शहरों में जो तेल जहाँ पे पूरे प्रदेश में बिक रहा है 100 रुपये का, 110 रुपये का, वहाँ हो सकता है 45 रुपये का बिकने लगे। नाम बदलने से हो सकता है इतना बड़ा विकास वहाँ हो जाए। इसके अलावा अगर आप ही, मैं कह रहा हूँ, अगर आपका नाम आज, उम्र आपकी अगर मैं मानता हूँ 30 साल की है, तो अगर आपका नाम आज 30 साल का बदल दिया जाएगा तो हो सकता है आप धूमिल हो जाए, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन था, आपको चेहरे से पहचानने में हो सकता है, क्योंकि हम तो अरबों की है ना आबादी है, तो आपको पकड़ने में कितनी आसानी होगी, कितनी आसानी होगी, या आपका परिवार आपको बता देगा। तो ऐसे ही जहाँ हजारों साल से देश के अंदर वो शहर स्थित रखते हैं जहाँ पर बड़ा बिजनेस है, जहाँ पर लोग पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ का नाम बदला जा रहा है। तो उस शहर को नक्शे से मिटाने की मेरे ख्याल से इन लोगों को यहाँ जरूरत पड़ रही है, ताकि है ना वहाँ पर वो चीज़ों को खत्म कर सकें। अपनी मिसाल देने की तरह से कायम करना चाहते हैं कि हम हो सकता है कि कल को वो कहें कि इस नोट के ऊपर भी हमारा नाम लगा दो, जहाँ गांधी जी का फोटो है वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का या हमारे मुख्यमंत्री जी फोटो लगा दीजिए, तो विकास हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अगर विकास कहती है तो वाकई बहुत विकास कर रहे हैं ये लोग, और इस विकास से देश कितना खुश है ये आने वाला वक्त तय करने वाला है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि देश में चुनावी माहौल शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल शुरू हुआ और इसके साथ ही दौरे शुरू हो गए, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, अध्यक्ष आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, और वो आके कह के जाते हैं कि नंबर 1 CM अगर कोई है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो वो योगी आदित्यनाथ है।
उसके अलावा योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 सिटी है, केंद्र भी ये बात कहती है, केंद्र सरकार भी। और साथ ही योगी आदित्यनाथ के कई दावे जो आपको कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि निवेशकों की पहली पसंद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रोजगार उन्होंने 4.5 लाख दिए, उनका एक और दावा है। वो कहते हैं हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने वृद्धा पेंशन दी, हमने विधवा पेंशन दी, मतलब तमाम स्कीम्स जो जरूरी थी वो हमने लाई हैं। इनके इन सारे दावों पे आपका कौन सा दाव भारी पड़ने वाला है इस बार? देखिए, ये दाव नहीं होता, ये खोखले बातें हैं जो उन्होंने किए थे और तक पूरे करे नहीं। और ये जो दावे आज कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ करा है, ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं अपने आप को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना। और आप दिल्ली से चल के यहाँ आई हैं, आपने देखा होगा और आप अभी कई गाँवों में भ्रमण करके जा रहे होंगे। इन्होंने अभी बहुत इनका फेवरेट डायलॉग है कि हम गड्ढा मुक्त करने जाएंगे, गड्ढा मुक्त हो जाएगा 1 महीने के अंदर। क्या आपको संभल के अंदर कोई सड़क सही मालूम हुई? कोई गाड़ी आपको झटका होता है, शायद आप बिल्कुल चल के आई हैं तो आपको मालूम हुआ होगा। इसका क्रेडिट तो आपको जाएगा ना, विधायक क्षेत्र तो आपके पिताजी की है। देखिए, जहाँ मेरा क्षेत्र है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट की रोड से मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरी रोड चली होंगी, आप रोड पे आए होगी तो वहाँ पे सीसी से गुजरी होंगी। हाँ। जितने भी लिंक्स रोड है वो उस वक्त बनाए गए थे। आज उन रोड्स पे गड्ढे हैं, आज रोड पे कीचड़ हो रही है, बारिश हो रही है, तो हो सकता है नाव की जरूरत पड़ जाएगी गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए। हम विधायक हैं, हमारी एक निश्चित सीमाएं हैं और हमारी निश्चित निधि है। उस निधि के अंदर भी कोविड के अंदर हमारी निधि को खत्म करा गया और आज जब वो शुरू करी गई है तो इसके अंदर 10 तरीके की है ना, उसके अंदर अनुमतियां लगा दी गई है कि आपको ये करना नहीं है, ये करना है, ऐसा करना है। और हमने संभल के अंदर जिस वक्त कोविड चल रहा था, हमने ये देखते हुए कि यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, हमने 50 लाख रुपए इस कोरोना काल के अंदर दूसरी लहर में दिए हैं। उसको अब तक भी ये लोग लगा नहीं पाए हैं। इस सरकार के अंदर अधिकारी लोग इतने बेलगाम हैं और इतने निष्क्रिय हैं, गैर जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अब तक भी उस प्लांट को लगा नहीं पाए हैं और तीसरी लहर के लिए वो तैयार करते हैं अपने आप को। जबकि अस्पताल जो हमारा सरकारी अस्पताल है वो 100 बेड का अस्पताल हमने बनाया था, उसको छोड़कर उन्होंने दूसरा प्राइवेट अस्पताल हायर किया था मरीजों को भर्ती करने के लिए। 100 बेड का अस्पताल जहां मौजूद हो उसको छोड़ दिया जाए, वहां पर उसका एस्टेब्लिशमेंट न कराया गया। अगर वहां पर कमी है तो किसकी वजह से कमी है, क्यों नहीं बनाया गया, इसका जवाब कौन देगा? नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए आपको नंबर 1 व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी। आप मेरे साथ चलिए, अभी ये इंटरव्यू को बंद मत करना और मैं आपको आस-पास से गाँव दिखाऊंगा कि स्कूलों की स्थिति क्या है, गाँवों के अंदर इलाज मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। जो उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं इंसानों के लिए वो काफ़ी है या नहीं है? जानवरों के लिए उन्होंने जो गौशालाएं बनाई हैं वहाँ पर गायों का क्या हाल है, क्या उन्हें चारा मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है? और उसके बावजूद भी अगर वो मर रही हैं तो क्या व्यवस्था उनकी है कि जहाँ पर अरबों रुपये खर्च करा जा रहा है वहाँ पर उसको पूछने वाला कोई नहीं है। और गाय फिर भी ज़्यादा खेतों में जाकर चल रही हैं और लोग परेशान हैं, उनकी खेती बाड़ी मारी जा रही है। यही नंबर 1 प्रदेश कहलाएगा। एक इस नंबर 1 प्रदेश में और एक दुर्भाग्य कह लीजिए देश का कि हमारे देश में आज भी चुनावों में एक मुद्दा अलग से रहता है महिलाओं का। हम अलग से बांट देते हैं महिला सुरक्षा, महिलाओं के उत्थान की बात। आज भी हम 75 साल आज़ाद हो गए, 75 साल के, और उसके बाद भी महिलाओं की अलग से बात करते हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश के दावे हैं, मुख्यमंत्री के दावे हैं, वो कहते हैं कि महिला सुरक्षा में हमने काम किया है, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था हमारी सख्त है, गुंडा राज को हमने खत्म किया। और अब तो ये दावा कर रहे हैं कि गुंडों की जो जमीनें उन्होंने जब्त की हैं अब उस पर सरकारी विद्यालय बनेंगे, स्कूल बनेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे वो। और इन दावों के बाद समाजवादी पार्टी को इल्जाम लगाते हैं कि उनके राज में गुंडा राज था, गुंडागर्दी थी, दंगे थे हर जगह। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कुछ तो लोग पहले लोगों का काम है कहना, खासतौर से जो सरकार चल रही है उस मानती है इस बात को कि जो व्यवस्था कानून के तौर में कानून के लिए बनाई गई थी, कानून को स्थापित करने के लिए अखिलेश यादव जी ने डायल 100 बनाया था, उसके साथ साथ महिलाओं के लिए 1080 को बनाया था, उसके अलावा जो स्वास्थ्य के लिए बनाया था उन्होंने 102। ये सारी व्यवस्थाएं जो करी गई थी वो नंबर 1 देश की नंबर 1 व्यवस्था है, जिसको अमेरिका ने भी सर्टिफाइड किया था कि इस देश की नंबर 1 व्यवस्था है। आज उनको भी नाम बदल दिया गया है। नाम बदलने से अगर व्यवस्थाएं बदल गई हों तो मैं चुनौती देता हूं कि आज भी उन व्यवस्थाओं के अंदर आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो है जंग खा रही थी
कोविड के दौर में वहाँ ड्राइवर नसीब नहीं हो पा रहे थे और पप्पू यादव जी उसके बारे में जब उन्होंने ट्रोल किया तो उनको जेल में डाल दिया गया। असलियत बताई गई थी, सच्चाई दिखाई गई थी, इसकी सजा दी गई है। ऐसे ही मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आपने कहा कि जो भी बातें कर रहे हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। नाम बदलकर अगर विकास करना होता है तो ये नाम बदलने से व्यवस्थाएं नहीं बदल सकती हैं। सिर्फ अपना नाम पैदा करने के लिए या दबस्त थोपने के लिए ये सारी नीतियाँ बनाई जाती हैं। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के अंदर कुछ तो लोग कहना होगा, क्या कहना होगा, वो ये बात होगी जिससे विच्छेद पैदा हो सके, दरार पैदा हो सके और एक तत्व को ये लग सके कि हाँ इन्होंने हमारे लिए बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो सिर्फ एक तत्व के लिए काम करना अच्छा नहीं होता है। देश को जरूरत है इस वक्त सद्भाव की, आपस में मिलनदारी की। आज हम देखते हैं कि देश के अंदर जो बाहर का टूरिज्म था वो खत्म हो चुका है। जितना लोग पहले बाहर से लोग आया करते थे यहाँ पर, चाहे ताजमहल को देखने के लिए, चाहे कुतुब मीनार को देखने के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश में जितनी भी और बनी हुई है इमारत के उनको देखने के लिए, आज यहाँ पर आते हुए बाहर का विदेशी डरता है क्योंकि इन सरकारों ने देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है। और ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आता हो अपने आप को सुरक्षित न समझता है और इसलिए वो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए देश में आना पसंद नहीं करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर लोग निवेश करना चाहते हैं, बताइए मुझे किस जगह निवेश हो रहा है, कौन सी फैक्ट्री लगाई गई, कौन सा ऐसा काम करा गया जिससे लगता हो कि लोगों को रोजगार मिला हो। तो जब कोई चीज़ लगेगी तो रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन जब रोजगार नहीं मिला उसका मतलब यह है कहीं भी कोई नई योजना नहीं लाई गई, कोई नया प्लांट स्टैब्लिश नहीं कराया गया, कोई भी इस तरह का उद्योग नहीं बनाया गया जिससे गवर्नमेंट जो कहती है कि हम लोग बनाएंगे। और सर आप जो कहना चाह रही थी आजम खान साहब के लिए कि बनाएंगे, उन्होंने जानबूझ के शिक्षा के मंदिर को तोड़ डालने का काम किया है। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी पर उन्होंने इल्जाम लगाकर उनको आज जेल में डाल रखा है और वहाँ पर भी उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं दे रखी कि दोबारा से आपने देखा था, अभी आपने पूरे फोटोज उनके टोल होते किस तरह हालत गंभीर कर रखी है। ऐसा आदमी जो उसी सदन से आता हो जिस सदन के अंदर सबसे सर्वोच्च सदन हो और जिस सदन का हमारे प्रधानमंत्री भी मेंबर है, वहाँ के सदन को अगर वो व्यवस्था वो जब तक उनको सजा नहीं दी जाती है कानून के द्वारा, अदालत के द्वारा, वो निर्दोष है, वो मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम हो सकते हैं आपकी नज़र के अंदर। तो ऐसे व्यक्ति को जो इतना बड़ा सीनियर लीडर हो, उस आदमी को अगर आप स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसको दे सकते हैं? ये सोचने की जरूरत है। ये जानबूझकर दिखाने के लिए एक तबके को कि हम ऐसा करेंगे दूसरा तबका खुश होगा, ये जानबूझकर ये नीयत बनाई गई है ताकि कहीं ना कहीं विषय पैदा हो, दरार पैदा हो और लोगों के अंदर भय पैदा हो। तो ये चुनाव से पहले इस तरीके की स्थितियां पैदा करना, ये चुनावी स्टंट है, चुनाव के वोट लेने की राजनीति है। सब कुछ कुर्सी हो गया, देश कहीं नहीं रहा, देश आगे होना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री बीजेपी के तो नेता कहते हैं देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे, देश के लिए तो लड़ रहे हैं, सब कुछ देश के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि है उनके लिए। राष्ट्र सर्वोपरि मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। इसमें हम लोग सन 47 से आज़ादी के बाद से यहाँ पर अगर हम हैं, खासतौर से मुसलमान अगर यहाँ पर है तो अपनी मर्जी से यहाँ पर है, किसी के दबाव में यहाँ पर नहीं है। मौका दिया गया था जाने का, मौका मिला था हम लोग को जाने का, लेकिन हम लोग फिर भी हमने इस मिट्टी को चूमा है। नहीं, आज बीजेपी के विधायक कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा लग रही है तो तालिबान चले जाओ। देखिए यही तो फर्क है, हम जिएंगे यहाँ पर, हम मरेंगे यहाँ पर। तालिबान या अफगानिस्तान ये सब देश से बाहर की बातें जानबूझकर इस चुनाव के दौरान लाई जा रही हैं ताकि वो अपना चुनाव को, क्योंकि मुद्दा नहीं है उनके पास कोई, आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कहने के लिए, विकास करा नहीं, कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं, ऊपर से प्रभु की कृपा उन पर है नहीं। तो आज वो चाहते ये हैं कोई ऐसा नया लाया जाए मुद्दा उनके बीच में जिससे उन्हें कुछ सहारा मिल सके। डूबते को तिनके का सहारा होता है, उस तिनके को सहारे को चाहते हैं, कोई तिनका में मिल जाए जिससे वो अपने आप को बचा सके। लेकिन देश जो है वो समझ चुका है, वो जानता है कि सद्भाव के अंदर कितनी बड़ी ताकत है और दरार पड़ने से हिंदुस्तान टूट जाएगा और हिंदुस्तान टूट जाएगा तो फिर यहाँ पर रहने का मतलब न मेरा है न उनका है। आखिरी सवाल, बीजेपी का नारा है अब की बार 300 पार, समाजवादी पार्टी कितनी रहती है? देखिए जो हालात देश में चल रहे हैं उस पर मैं यही कहूँगा कि सरकार बनाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। अब तो हम सोच रहे हैं कि
अब उनके पास क्या रह जाएगा ये देखने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग इतने कमजोर हो चुके हैं खोखलेवादों से कि अब वो लोग खुद अपने आप को इस चीज से ना उबार नहीं पा रहे हैं। मतलब आप उनकी कमजोरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी ताकत की बजाय। नहीं देखिए हमारी ताकत कहाँ रह गई, हमें तो घरों में अरेस्ट कर दिया उन्होंने किसानों के मुद्दों पर, या जो भी उन्होंने गलत किया है कोरोना काल के अंदर, या उसके अलावा जो भी है ना हमारे लोकल में भी हम बता रहे हैं जितनी भी खबरबाजी उन्होंने करी है, चाहे वो पुलिस थानों में हो रही हो, कचहरी में हो रही हो, आबकारी विभाग में हो रही हो, इसके अलावा जितने भी हमारे राशन के लोग हैं वहाँ पे है ना धांधली हो रही हो, उसके लिए जब हम निकले जाते हैं हम करते हैं तो हमें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, पीएसी लगा दी जाती है, नजरबंद कर दिया जाता है, मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर हम कहाँ कमजोर, हम तो कुछ है ही नहीं, हम ताकतवर तो वो लोग हैं, हम तो खुद कमजोर हैं। चुनाव कैसे जीतेंगे आप? चुनाव कोई लाइट डंडों से नहीं जीता जाता है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधन है बटन दबाना है। प्रचार तो करेंगे उसके लिए? प्रचार तो हमारा आप ही कर रही है, अच्छा, ये सारे प्रचार आप ही कर रही है। जो तकलीफ हमारी है वो तकलीफ मेरी नहीं है, मैं तो जनता की बात बोल रहा हूँ, जनता के बीच आप गए होंगी। तो मेरे प्रचार में तो सारी पार्टियां, मेरे प्रचार में तो आम आदमी पार्टी भी आ जाएगी, आप देख लीजिए असदुद्दीन अवैसी भी आ जाएंगे, राजभर जी भी आ जाएंगे, हमारे प्रचार में तो सभी आ जाएंगे। तो उस प्रचार के अंदर आपको ये मालूम हो जाएगा कि जनता किसके साथ खड़ी है। आप गए होंगे जनता के पास, जनता ने बताया होगा, तुलना की होगी और आपने भी सवाल किए होंगे, ऐसा नहीं कि आपने बख्शा होगा उन्हें भी, जब आप मुझे नहीं बख्श रहे थे जनता का बख्शा हुआ आपने, जनता से भी जरूर आपने क्रॉस क्वेश्चन किया होगा कि मिल तो रहा है सब कुछ, तो उन्होंने जवाब दिया होगा आपको कि हम लोग कितना परेशान हैं, किस कदर हमको जुल्म हुए हैं, किस कदर हमने साथ जाती हुई है, और वर्ग कोई नहीं होगा वहाँ पे, वहाँ सब इंसान खड़े होंगे, वहाँ सब इंसान वो होंगे जो आज परेशान है, आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और सभी मुद्दों पे समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी राय रखने के लिए। आपने मैं चाहूँगा कि ऐसे ही इंटरव्यूज आप चलते रहें।